नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा चौपाल। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। फरीदाबाद में कल बीती शाम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी FMDA की बैठक फरीदाबाद के सेक्टर 12 में आयोजित की गई। बैठक में कुल 15 एजेंडों पर चर्चा की गई और इन मुद्दों में मुख्य रूप से जिले में पानी की समस्या, NIT से ग्रेटर फरीदाबाद की कनेक्टिविटी, अवैध टैंकरों और फरीदाबाद गुरुग्राम इंटरबस सर्विस के साथ साथ कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में कुछ एजेंडों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्णय तो लिए, कुछ मुद्दों को अगली बैठक के लिए लंबित रख दिया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक राजेश नागर, नरेंद्र गुप्ता, नयनपाल रावत, सीमा त्रिखा समेत FMDA से संबंधित अधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनता को अच्छी व्यवस्थाएं देना और उनका जीवन सुखमय बनाना था, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने बताया कि अब 1 अगस्त से फरीदाबाद में 16 नए रेनीवेल और शुरू किए जाएंगे, जिससे 60 MLD पानी की अधिक आपूर्ति फरीदाबाद में होगी और कुल 180 MLD पानी जनता को मिल सकेगा। इसके अलावा शहर के 3 अंडरपासों में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए पानी की निकासी करने वाली मोटरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मित्रों, देखिए, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की आज दूसरी मीटिंग हुई है और इन प्रारंभिक बैठकों में लगातार प्रयत्न यही रहता है कि फरीदाबाद के नागरिकों को, यहाँ की जनता को कैसे एक अच्छा व्यवस्थाओं का आभास हो और कैसे उनके जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय बनाया जा सके, ऐसी व्यवस्थाओं का विचार किया जाता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हों, चाहे वो IT से बेस्ड सारी व्यवस्थाएँ हों। तो आज ऐसे कुल मिलाकर 15 एजेंडाज थे, तो 15 के 15 एजेंडे के ऊपर चर्चा हुई, कुछ निर्णय भी हुए, कुछ आगे के लिए डेफर भी किए गए, कुछ अगली मीटिंग में फिर उनको लेकर के आएंगे। मुख्य रूप से पानी का जो आज विषय बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय किया है कि आने वाला जो 1 अगस्त यानी आज से 15 दिन बाद यहाँ जो पानी है वो 60 MLD पानी की सप्लाई और बढ़ाई जाएगी, यानी 6 नए रेन्यूअल शुरू हो जाएंगे और इससे रेन्यूअल की जो संख्या है पहले 16 थी 22 हो जाएगी और जिससे 180 MLD पानी जो है वो कुल मिलाकर के उसकी आपूर्ति होगी। तो एक पानी की जो हरियाणा मंत्रिमंडल में बदलाव होने को है, इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री और जजपा के वरिष्ठ नेता दुष्यंत चौटाला के दबाव में मंत्रिमंडल में 2 नए मंत्री बनाने की तैयारी है। इसके साथ ही कुछ मंत्रियों का पत्ता पूर्व सरकार की तरह इस बार भी कटना तय है। हरियाणा के ताजा राजनीतिक हालात और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी दिग्गजों ने शुक्रवार रात को नई दिल्ली में मैराथन मंथन किया। केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी वहां पर मौजूद रहे, मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद रहे। बैठक में मंत्रिमंडल फेरबदल और 2 नए मंत्रिमंडल बनाने को लेकर खाका तैयार किया गया है और इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल झंडेवालन स्थित RSS कार्यालय पहुंचे और संघ के वरिष्ठ नेताओं के साथ लंबी बातचीत हुई। संघ नेताओं के साथ भी मुख्यमंत्री ने नए मंत्रिमंडल को स्वरूप को लेकर चर्चा की है और इसमें नए मंत्रियों के नाम पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री संघ कार्यालय से रात को 11 बजे के बाद निकले। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी नेतृत्व पर दबाव बनाया है। मंत्रिमंडल में खाली 2 पदों में से जजपा कोटे का 1 मंत्री जल्द बनाया जाए, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सरकार बने 2 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए JJP विधायकों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार वैसे भी समय की जरूरत है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी गठबंधन सरकार की ओर से प्रदेश में देशद्रोह की धारा का दुरुपयोग किया जा रहा है। बदले की भावना से ये धारा लगाई जा रही है। ये अंग्रेजों के समय का कानून है और अंग्रेजों ने ये धारा इसलिए बनाई थी ताकि किसी भी सत्याग्रह या फिर बगावत या आतंक का आरोप लगाकर उसे जेल में ठूस दिया जाए। आज देश को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन ये धारा आज भी अपने हकों के लिए आवाज उठाने वाले के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। इस धारा के तहत 2014 के बाद लगभग 600 लोगों को सरकार ने गिरफ्तार करके जेलों में डाला, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 लोगों को ही दोषी पाया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सिरसा में किसानों पर लगाई गई देशद्रोह की धारा को तुरंत प्रभाव से हटाए। इनेलो नेता ने कहा कि पहले कांग्रेस ने इस धारा का जमकर दुरुपयोग किया और अब बीजेपी सरकार कर रही है।
हरियाणा के चरखी दादरी में जेजेपी महिला नेत्री शीला बयाना एक कार्यक्रम में जेजेपी कार्यालय पहुंची, जहां पर जो खबर निकलकर सामने आई वो ये कि किसान संगठन को पता चल गया इस बात का। किसान संगठन जेजेपी कार्यालय पहुंच गए, जमकर नारेबाजी की। जेजेपी महिला नेत्री को काले झंडे भी दिखाए गए और प्रदर्शन किया गया। डीएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शीला बयाना महिला संगठन को संबोधित करने के लिए पहुंची थी। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि आंदोलन कर रहे किसान नहीं बल्कि कांग्रेसी हैं। जेजेपी महिला संगठन को मजबूत करने के लिए हर जिले में वो कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन आज जो हुआ वो दुख देने वाला था। यहाँ दादी पहुंचे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में महिलाओं का संगठन मजबूत करने के लिए और महिलाओं को जोड़ने के लिए आज ये जननायक जनता पार्टी की मीटिंग देने के लिए जननायक जनता पार्टी जननायक ताऊ देवीलाल की पार्टी है। उनकी जननीतियों को उजागर करने के लिए उनके पश्चिमों पर चलते हुए आज हरियाणा प्रदेश में महिलाओं का संगठन मजबूत हो और जननायक जनता पार्टी से जुड़ने का तो किसानों तो किसान विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जननायक पार्टी की सरकार है। आज ये धरने और किसान आंदोलन चल रहा है, ये सारे कांग्रेस के पार्टी के पदाधिकारी हैं। कांग्रेस ही करें, किसान तो आज भी खेत में काम कर रहा है, किसान तो आज भी खेत में जुटा हुआ है। जो विरोध कर रहे हैं ये तकरीबन कांग्रेस के पदाधिकारी। राजनीतिक विज्ञान जी ने विस्तार से बताया, कानून के लिए हमेशा ही ये ताऊ देवीलाल की पार्टी रही है, किसानों के मसीहा ताऊ देवीलाल रहे हैं, हमेशा ही किसानों के लिए सोचा है, किसानों के लिए किया है और 36 बिरादरी के मसीहा रहे हैं ताऊ देवीलाल। ये कांग्रेसी सारे हैं और कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो भी कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी MP है वो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका विरोध क्यों नहीं? मैडम शीला बयाना जो महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कोई वर्करों को संबोधन का कार्यक्रम था, तो उन्होंने जो किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं दादरी के, उन्होंने उनको काले झंडे दिखाने की कॉल की हुई थी, जिसको एहतियातन तौर पर हमने फोर्स वगैरह चारों तरफ लगा रखी थी। और लेकिन जो किसान भी आए थे, लेकिन उन्होंने वो अपने शांति प्रिय के यहाँ बैठे रहे, उन्होंने ऐसी कोई। हरियाणा के नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कार्यभार संभालते ही अपने चिर परिचित अंदाज में मोर्चे पर डट गए हैं। उन्होंने प्रदेश को अपराध नशा मुक्त बनाने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। शनिवार को उनके साथ मुख्य सचिव विजय वर्धन, पुलिस महानिदेशक अपराध कानून और शासन मोहम्मद अकील और यूटी के DGP संजय बेनीवाल समेत कई अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की। राज्य में जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, राज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक अपराध कानून और शासन मोहम्मद अकील को प्रदेश और अपराध और नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य दिया है। वहीं मुख्य सचिव विजय वर्धन को कहा है कि सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना सुनिश्चित करें। राज्यपाल ने कहा कि पुलिस विभाग प्रदेश में महिलाओं पर अपराध रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए, प्रदेश को पूरी तरीके से अपराध मुक्त बनाया जाए। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास ने राज्यपाल को बताया कि एक नया मिल्क प्लांट दक्षिणी हरियाणा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर स्वागत है आपका। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के घेराव के मामले में गिरफ्तार किसानों की रिहाई और केस दर्ज वापसी के लिए किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा का आमरण अनशन शुरू हो गया है। किसान नेताओं की तरफ से प्रशासन को रविवार 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था, जिस पर कोई जवाब नहीं आया। अनशन पर बैठने की घोषणा बलदेव सिंह सिरसा ने कल ही कर दी थी। रविवार 12 बजे से वो अनशन पर बैठ गए और अब वो किसानों की रिहाई तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। आंदोलन में शामिल बाकी किसानों का सिरसा बरनाला रोड पर लघु सचिवालय के सामने शांतिपूर्ण धरना जारी है। पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया है। हालांकि बैरिकेडिंग तक वहां पर लगा दी है। ट्रैफिक को डब्बाली बाईपास पर डाइवर्ट किया गया है। शनिवार को भी सारी रात किसान धरना स्थल पर डटे रहे। हालांकि रात को धरना स्थल पर किसानों की संख्या कम हो गई, जो कि सुबह होते होते बढ़ने लगी।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि देश का कानून सर्वोपरि है। कानून मेरे या फिर किसी और के कहने से नहीं चलता है। विज ने ये प्रतिक्रिया सिरसा में आंदोलनकारी किसानों पर दर्ज हुए एफआईआर और देशद्रोह के मामले पर दी है। गृह मंत्री ने कहा है कि कुछ दिन पहले आंदोलनकारी किसानों ने हरियाणा के डिप्टी स्पीकर की कार पर हमला किया था। उसके बाद आरोपी किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में किसानों को रिहा करने की मांग हो रही है। अनिल विज ने कहा कि देश का कानून किसी के कहने, धरने या फिर किसी की धमकियों से नहीं चलता है। कानून तो अपने ढंग से चलेगा, इन बातों का कोई असर नहीं होगा। विज ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी कर दी है। आने वाले 100 दिन खतरनाक है। ऐसे में सरकार ने अनलॉक के फैसलों और फिर कोविड मानकों की सख्ती से लागू कराने के निर्देश डीसी को दे दिए हैं। देखिए, देश का कानून सर्वोपरि है और वो कानून ना मेरे कहने से चलता है, ना किसी के कहने से चलता है, ना किसी के धरने से वो विचलित होता है, ना किसी की धमकियों से विचलित होता है। तो कानून तो अपने ढंग से ही चलेगा। इन बातों संयुक्त किसान मोर्चा से 7 दिन के लिए निलंबित किए जाने पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पंजाब के किसान संगठन को आड़े हाथों ले लिया है। पंजाब के संगठनों पर निशाना साधते हुए उन्होंने मोर्चे पर कार्रवाई को तानाशाही करार दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि आंदोलन में सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया है और ज्यादा काम करने वालों से एक चिढ़ पैदा हो जाती है जो पंजाब के नेताओं में पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर 2020 को जत्था लेकर दिल्ली पहुंचने के दौरान उन्होंने बैरियर तोड़ना शुरू किया था। वीडियो वायरल हुआ तो पंजाब के युवा बागी हुए और आगे आ गए। मजबूरी में पंजाब के नेताओं को भी पीछे हटना पड़ा। इस वजह से उन्होंने खुद को छोटा महसूस कर लिया। हमने तो छोटा नहीं दिखाया। राजनीति पर चढ़ूनी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा है कि राज बिना धर्म नहीं चलता। चाणक्य ने भी कहा है कि अच्छे आदमी राजनीति से दूर रहेंगे तो बुरे लोग हमारे ऊपर राज करेंगे। आंदोलन में कामरेड भी हैं, योगेंद्र यादव भी हैं और उनकी विचारधारा भी है। चुनाव भी लड़ो, आंदोलन भी लड़ो। और वो कह रहे हैं लेकिन हम तो केवल एक विचार रख रहे हैं, इस पर किसी तरह की कार्रवाई बनती नहीं है। हमने आंदोलन बंद करने को थोड़ी कहा है। आंदोलन में सबसे ज्यादा मुकदमे हमारे ऊपर हुए हैं। तो चढ़ूनी को मोर्चे से 7 दिनों के लिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी का संयुक्त किसान मोर्चा जो है उस पर निशाना साधने के बाद कार्रवाई को तानाशाही करार दिया है कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये एक तरीके से तानाशाही है। मोर्चे पर निशाना साधा है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का संयुक्त किसान मोर्चा पर सीधे सीधे निशाना। उन्होंने इस कार्रवाई को तानाशाही बताया कि ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने किसानों का अब तक साथ दिया। 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है मोर्चे से गुरनाम सिंह चढ़ूनी को। आपको ये भी बता दें कि जो आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर कार्रवाई कई बार हो चुकी है। अब से पहले चढ़ूनी का नाम कई विवादित बयानों में भी आ चुका है। जहां तक राजनीति की बात आती है या फिर इलेक्शन लड़ने की बात आती है, राजनीति से प्रेरित कई बार बयानों की वजह से इसको बताया गया है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। टिकरी बॉर्डर को एक तरफ से खोलने की मांग तेज हो गई है। इससे आंदोलनकारियों पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन वो इस मसले पर पहले से ही इस तरह से राजनीति का खेल खेल रहे हैं। उनकी तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि बॉर्डर को उन्होंने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है। लेकिन असली मुद्दा बॉर्डर बंद करने से बहादुरगढ़ के नुकसान का है। यहाँ पर उद्योगों पर व्यापक असर होने से तरक्की रुक गई है। हजारों लोगों के रोजगार छूट चुके हैं। बॉर्डर पर दिल्ली की सीमा में बंद पड़े अकेले 5 पेट्रोल पंपों पर ही 100 से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई है। करोड़ों का पंप संचालकों को जिस तरीके से नुकसान हो रहा है वो अलग अलग उद्योगपतियों, व्यापारियों के नुकसान का तो आकलन ही नहीं किया जा सकता है। यहाँ से मिलने वाले भारी राजस्व का सरकार को नुकसान हो रहा है। सीएनजी चलित वाहनों के मालिक 7.5 महीने से नुकसान उठा रहे हैं। दिल्ली में नौकरी करने वाले लोगों की परेशानी का भी कोई हिसाब नहीं है। अब तक तो एक एक करके
7 महीने इस उम्मीद में बिताए गए कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन अब इसके खत्म होने के आसार भी खत्म हो गए हैं। इसी कारण परेशानी और नुकसान झेल रहे बहादुरगढ़ वासियों का दर्द छलक रहा है। किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी विपक्ष के बहकावे में आकर हरियाणा का माहौल अपने भाईचारे को खराब ना करें। भाईचारा रहेगा तो हम सब रहेंगे। अगर जो दिल्ली सरकार ने रोका हुआ है तो मेरा दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन है कि एक दो फाड़ हो चुकी कंडेला खाप में अब खुद को असली साबित करने की होड़ लग गई है। एक गुट के प्रधान धर्मपाल कंडेला ने शनिवार को ऐलान किया है कि 23 गांव को कंडेला गांव में खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर महाभोज कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें खाप के सभी 28 गांव के हजारों लोगों के अलावा देश प्रदेश के खापों के प्रधान और जनप्रतिनिधि, सामाजिक व्यक्ति शामिल होंगे। वहीं 2 दिन पहले दूसरे गुट ने 25 जुलाई को प्रधान ओम प्रकाश कंडेला का चबूतरे पर अभिनंदन समारोह की बात कही थी। शनिवार को कंडेला गांव में सर्वजातीय कंडेला खाप के चबूतरे पर 28 गांव के प्रतिनिधियों की पंचायत हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधान धर्मपाल कंडेला ने की। बीती 4 जुलाई को गांव दालमवाला में धर्मपाल कंडेला को खाप का प्रधान चुने जाने के बाद कार्यकारिणी की पहली पंचायत थी। प्रधान धर्मपाल ने पंचायत में कंडेला खाप के मुख्य उद्देश्य आपस में भाईचारा बढ़ाना, सामाजिक सद्भाव को मजबूत करना, किसानों और मजदूरों की मांगों को राष्ट्रीय स्तर तक उठाना और किसान आंदोलन को समर्थन करने जैसे प्रस्ताव रखे, जिसका सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया। धर्मपाल कंडेला ने कहा कि 23 जुलाई को महाभोज कार्यक्रम में खाप के सभी 28 गांव के लोग शामिल होंगे। कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए खाप को कमजोर करके 14 गांव तक सीमित कर रहे हैं। उनके मंसूबे सफल नहीं होने दिए जाएंगे। हरियाणा के पलवल के सदर थाना क्षेत्र के देवरा द्वारा अपनी जिस तरीके से मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं, आपको बता दें कि एक महिला की ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ब्लैकमेल करके 3 साल से देवर अपनी भाभी से रेप कर रहा था। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। एक विवाहिता स्त्री ने अपने रिश्ते में देवर के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि मेरा देवर जो है पिछले 3 साल से मेरी ब्लैकमेलिंग करके और मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार करता हुआ आ रहा है। इसी के तहत हमने ये मुकदमा 376 450 आईपीसी का दर्ज किया है। इसके हरियाणा के नूह के फिरोजपुर जिरका शहर से तिजारा जाने वाले मार्ग पर अरावली की चोटी पर पेड़ से लटका हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पूरी घटना डॉक्टर योगेश ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस के हवाले किया जा चुका है। दूसरा शव अभी भी शिनाख्त के लिए रखा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही उप अधीक्षक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। लाई गई थी, 15 की बोर्ड लाई गई थी। 6 तारीख की बोर्ड डालने के बाद उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया, जो बाद में चला कि सुपर में खाते हो गई है। और जो 15 तारीख की बॉडी है उसकी शिनाख्त के लिए पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो पुलिस वाले ही बता पाएंगे कि बॉडी वो रखी हुई है शिनाख्त के लिए, और उसका कल पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद वो पुलिस को हवाले कर दी जाएगी। और कोई अगर आता है, आना चाहे या फिर जिसका भी अभी मिसिंग हुआ है तो तिगांव के विधायक राजेश वानर के नेतृत्व में तिगांव गांव के क्षेत्र सेक्टर 28 हाउसिंग बोर्ड में सैकड़ों की संख्या में पौधे लगाए गए और साथ ही साथ पौधों का पालन पोषण करने के लिए RLW की महिलाओं को उन पौधों की जिम्मेदारी सौंपी गई। विधायक का कहना है कि केवल पौधे लगाना ही धर्म नहीं है, बल्कि उनका पालन पोषण करके उनको बड़ा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। विधायक ने बताया कि नीम और पीपल के ज्यादा पेड़ हमने लगाए हैं क्योंकि कोरोना वायरस के चलते इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। विधायक राजेश नागर ने मौके पर ही लोगों की समस्याएं सुनी, तुरंत ही अधिकारियों को फोन करके समस्याओं को हल करने की बात कही। आज हमारा ट्री प्लांटेशन का एक कार्यक्रम यहाँ पर हमने रखा है। उसके तहत हमने नीम, पीपल और फलों के कुछ पौधे यहाँ लगाए हैं। और जैसा कि अभी कोरोना के समय में ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत आ गई थी, तो इसलिए नीम और पीपल पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और इस तरह के ज़्यादा पेड़ हमने यहाँ पर लगाए हैं।
देखा गया कि पौधे लगाए जाते, लेकिन पौधा कभी पेड़ बहुत मुश्किल से बनता है। इसीलिए हमने यहाँ की जो हमारी बहनें हैं उन आज से 30 साल पहले हर सरकारी काम को लेकर या फिर जानकारी जुटाने के बारे में या फिर कोई गांव में सरकारी काम हो तो वैसे किसी भी विभाग का अधिकारी गांव के चौकीदार से ही संपर्क करता था, क्योंकि गांव के चौकीदार अधिकारी को सही जानकारी देते थे। लेकिन अब गांव के चौकीदार को भुला दिया गया है। पलवल जिले में आए दिन बढ़ रहे अपराध को लेकर एक बार फिर पुलिस प्रशासन को चौकीदारों की याद आ गई है। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आज होडल थाना प्रभारी सुरेंद्र राठी ने क्षेत्र के चौकीदारों को थाने में बुलाया और उनके साथ बैठक की। थाना प्रभारी ने चौकीदारों से कहा कि अपने गांव में अगर कोई युवक अवैध शराब बेचता है, कोई गांजा बेचता है, कोई अवैध हथियार रखता है या फिर कोई चोरी करता है तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाए ताकि अपराध पर अंकुश लग सके। थाना प्रभारी ने कहा कि आप लोगों का नाम गुप्त रखा जाए। ये आज हमने अपने थाना क्षेत्र के जो भी गांव पड़ते हैं उनके चौकीदार बुलाए थे। तो हमने इसलिए बुलाए कि अपराध ज़्यादा ही बढ़े हुए हैं और पहले हम चौकीदारों से जो है ना सहयोग लेते थे चौकीदार का, और चौकीदार की अहम भूमिका होती थी। तो हमने चौकीदार को बुला करके सभी चौकीदारों को बताया है कि जो आपके गांव में अपराध बढ़े हुए हैं, शराब बेचना है और जुआ खेलना है, इस प्रकार के अपराध हैं, रात को चोरियां हो जाती हैं। तो हरियाणा चौपाल में फिलहाल इतने देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।